हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपने जीके जीएस के सीरीज में करने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट्स द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। तो देखो, हमें यहाँ पे बताना है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि जुडिशियरी को यानी कि न्यायपालिका को सेपरेट करता है एग्जीक्यूटिव से। एग्जीक्यूटिव मतलब मैं बात कर रही हूँ कार्यपालिका की। ठीक है, तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है, तो ऐसा कौन से आर्टिकल में बताया गया है। तो आर्टिकल 50, ऑप्शन नंबर 2 हमें दिख रहा है ना। ऑप्शन नंबर 2 में हमें आर्टिकल 50 दिख रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, थोड़ा सा हम इसका एडिशनल देख लेते हैं। देखो, करेक्ट आंसर तो हमारा आर्टिकल 50 है। अब देखो, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कुछ एक्स्ट्रा की पॉइंट में हमको क्या याद रखना है। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 4 है ना, जो कि जिसमें क्या आता है आर्टिकल 36 से 51, इसमें मेंशन हो रखा है पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51। और आर्टिकल 36 से 51 में बताया गया है डीपीएसपी के बारे में। ठीक है, डीपीएसपी के बारे में। अभी डीपीएसपी क्या है, तो ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अच्छा, आपको ना इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है डीपीएसपी की। ठीक है, और ये जो डीपीएसपी है यानी कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, सिद्धांत इसको कहाँ से लिया गया है, तो इसको लिया गया है आयरलैंड। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूँ आयरलैंड, ये भी याद रखेंगे, हालांकि यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है डीपीएसपी, इसको लिया गया है आयरलैंड से। ठीक है, अब देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में और क्या है हमारे पास, हम इसको भी देख लेते हैं। तो देखो, हमारे पास है आर्टिकल 40। यहाँ पे देखो, मैंने सारे ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल कवर किए हैं। सिर्फ मैं एक क्वेश्चन नहीं बता रही हूँ आपको, क्वेश्चन के साथ जो भी जितना भी हो सका मैंने वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड की है। ठीक है, तो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ना, क्वेश्चन के आंसर के साथ आप इनको भी याद रखेंगे। अब आर्टिकल 40 बताता है हमारे हमको विलेज पंचायत के बारे में, इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक है, आर्टिकल 40 क्या है, ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत। अब देखो आर्टिकल 41 ये क्या बताता है, तो ये बताता है राइट टू वर्क और टू एजुकेट एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में राइट टू वर्क और एजुकेशन के बारे में बताते हैं आर्टिकल 41। ठीक है, अब चलते हैं आर्टिकल 43 की तरफ। तो आर्टिकल 43 बताता है जो भी वर्कर्स हैं उनके वेजेस के बारे में, उसकी जो मजदूरी दर है उसके बारे में बताता है आर्टिकल 43। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 43 ए, इसमें भी बताया गया है, क्या बताया गया आर्टिकल 43 ए में, तो इसमें बताया गया पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रीज का मैनेजमेंट है उसमें जो वर्कर्स है ना, मजदूर है, उनका क्या पार्टिसिपेशन है, उनकी क्या भागीदारी है, उसके बारे में बताया गया आर्टिकल 43 ए में। ठीक है, अब आर्टिकल 44, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 44 में बताया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि देखो, आपको ये यूनिफॉर्म सिविल कोड याद रखना है। और आर्टिकल 45 है, ये है हमारा प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आर्टिकल 45 क्या है, ये प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। कंपलसरी एजुकेशन में कितने एज ग्रुप के बच्चे आते हैं, तो ये आते हैं 6 से 14 साल के बच्चे। ठीक है, ये एज ग्रुप भी आपको याद रखना है। इनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाता है 6 से 14 साल के बच्चों को। ठीक है, तो ये आपको जितने भी इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑथोराइजेज द प्रेसिडेंट टू सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ मैटर। तो देखो, यहाँ पे बात हो रही है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि ऑथोराइज करता है प्रेसिडेंट को, जो भी सुप्रीम कोर्ट है ना, इसकी राय लेने के लिए असिस्ट करता है प्रेसिडेंट को। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ना, ये हमारा हो जाएगा आर्टिकल 143। 143, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया जाता है आर्टिकल 143 में, कि ये जो पावर ऑफ प्रेसिडेंट है ना टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो प्रेसिडेंट का जो पावर है ना सुप्रीम कोर्ट से को कंसल्ट करने की, उसे सलाह परामर्श वगैरह की, तो ये हमारा आ जाता है आर्टिकल 143 में। ठीक है, तो देखो, हमारा ये आर्टिकल 143 आपको याद रखना है, ये करेक्ट हो जाएगा। देखो, आर्टिकल 143 है ना, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, तो ये एक लाइन में आप याद रखेंगे आर्टिकल 143, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, और बाकी आप ये पढ़ सकते हैं। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच माइनॉरिटीज आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 30 है ना, उसमें किस माइनॉरिटीज किस अल्पसंख्यक को मेंशन किया गया है। तो देखो ऑप्शन में तो चार ऑप्शन है हमारे पास। पहला है लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस, दूसरा है रिलीजियस कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक, तीसरा है कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक, और चौथा है रिलीजियस एंड कल्चरल। तो देखो हमारा जो आर्टिकल 30 में जो माइनॉरिटीज को मेंशन किया गया ना, वो है हमारा लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस। ठीक है, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस यानी कि भाषाई और धार्मिक, है ना। तो ये याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 हमारा ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ की पॉइंट्स दे रखे हैं। अब वैसे आप ये सारा पढ़ सकते हैं, मैं ये सारा नहीं पढ़ रही हूँ। आपको मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज क्या बताना चाह रही हूँ कि ये जो हमारा आर्टिकल 30 है ना, इसको एक नाम से और जाना जाता है क्या, चार्टर ऑफ एजुकेशन राइट्स। ठीक है, तो आर्टिकल 30 क्या है, चार्टर ऑफ एजुकेशन राइट्स, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और आर्टिकल 31A, देखो मैं पढ़ लेती हूँ एक बार। ऑल माइनॉरिटीज मस्ट हैव द फ्रीडम टू क्रिएट एंड रन देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर देयर चॉइस। मतलब जितने भी माइनॉरिटीज हैं उनको फ्रीडम है कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बना सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। ये याद रखना, आर्टिकल 31 का फर्स्ट। आर्टिकल 30 का 2 क्या है, ये द स्टेट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो ये आप देख लेंगे और इसको याद रखेंगे। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा देखो, अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। अब देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये बन के लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इस टाइम पे ये लागू हो गया था। और देखा जाए ना कि तो ये जो हमारा है ना कॉन्स्टिट्यूशन, ये सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लंबा संविधान है, आपको ये याद रखना है। और स्टार्टिंग में ना इसमें टोटल 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल थे, और इतने वर्ड्स थे लगभग, पर इसको नहीं देखना है। ठीक है, और अगर अभी मैं बात करूँ ना, तो 450 से ज़्यादा आर्टिकल्स है, और 12 शेड्यूल है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, और इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा था। ठीक है, और सिर्फ इतना ही याद रखना है आपको। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द स्पेशल प्रोविजंस विद रेस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ सिक्किम। तो देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसे आर्टिकल की बात हो रही है कि जिसमें स्पेशल प्रोविजंस दिया गया है जो हमारा स्टेट है सिक्किम, इसको। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है। तो देखो ऑप्शन में हमको सब में 371 दिख रहा है। इसमें कुछ मतलब स्पेसिफिक भी है, लाइक मैं जैसे कि कुछ नागालैंड है, मणिपुर, इसके बारे में। तो आपको बस ABCD ऐसे याद रखना है, बाकी ये जो आर्टिकल है ना, ये सब आपको सेम दिखेगा। तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ये है आर्टिकल 371F। ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो सिक्किम है ना, ये हमारे इंडिया का 22 नंबर का स्टेट है। ये याद रखेंगे, 22 नंबर का, 22वें नंबर का स्टेट है। और इसको हमारे भारत में कब शामिल किया गया था, तो इसको शामिल किया गया था हमारे ये इसको एज अ स्टेट बनाया गया था 1975 में। ये याद रखेंगे। ठीक है, और सिक्किम की कैपिटल क्या है, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स स्टेट्स दैट अ स्टेट शेल नॉट बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ और एनी। तो हमें बताना है ना कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि जो स्टेट है ना, किसी भी सिटीजन से इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, उसके रिलीजन के आधार पर, उसके रेस, उसकी जो नस्ल है, उसकी जो कास्ट है, उसका जो जेंडर है, सेक्स है, उसका जो प्लेस ऑफ बर्थ है, इसमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो देखो ये ना हमें आर्टिकल 15 में बताया गया है। और देखो जिन बच्चों को आर्टिकल्स याद है ना, उनके लिए तो इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आर्टिकल्स में जो बताया गया ना उसको एक्सप्लेन करके डायरेक्टली इसमें आर्टिकल पूछा गया है। इसमें ये नहीं पूछा गया कि आर्टिकल 15 क्या बताता है, 15 का एक्सप्लेनेशन है, फिर बताया, इसमें पूछा गया कि ये कौन से आर्टिकल में पूछा गया है, इस कौन से आर्टिकल में आता है। तो ये हमारा आर्टिकल 15 में आता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे देखो है, द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 prohibits discrimination by the state against any citizen on grounds only of caste, religion, sex, race and place of birth। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और आपको यहाँ से
बस इतना ही आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट्स दैट द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो देखो ये हमें यहाँ पे पूछा गया है ना कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ना जो भी लॉ डिक्लेयर करती है, जो भी कोई भी लॉ कानून लाती है, तो वो इंडिया में जितने इंडिया की जो टेरिटरी में और जितने भी कोर्ट्स हैं उन सब पर लागू होगा, ठीक है। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है, तो ये है हमारा आर्टिकल 141। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आर्टिकल आर्टिकल 141 में क्या बोला गया है, मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कि देखो जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी लॉ कानून लाया जाएगा ना, कोई भी डिसीजन लाया जाएगा, तो जितनी भी छोटी अदालतें हैं या वो हाई कोर्ट है या उसके अलावा भी और भी छोटी जो अदालतें हैं ना, उनको ना उसके लॉ का, उसका कानून का पालन करना होगा, हर छोटी अदालत को, ठीक है। और इससे क्या फायदा होगा कि अगर जो निचली अदालतें हैं वो अगर कोई गलत चीजें कर रही है या तो उसकी शक्ति पर भी क्या कर पाएगा, ये थोड़ा सा एक तरह से लगाम लगा पाएगा, तो एक तरह से ये अच्छी चीज है, ठीक है। तो आर्टिकल 141 आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। तो देखो आर्टिकल 61 क्या है, ये तो ये है महाअभियोग, जिसको कि इंग्लिश में बोला जाता है इम्पीचमेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। महाअभियोग होता क्या है एक तरह से, तो ये प्रेसिडेंट को ना उसको हटाने की एक प्रोसेस होता है, अगर वो संविधान के जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके नियमों का पालन ना करे या उसके नियमों का उल्लंघन कर दे, कुछ ऐसा कर दे जो नहीं करना चाहिए था उनको, तो इसको कहा जाता है महाअभियोग, ठीक है। इम्पीचमेंट कहा जाता है, इंग्लिश वाले बच्चे याद रखेंगे, इम्पीचमेंट कहा जाता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है आपको याद रखनी है कि अभी तक इंडिया में किसी भी प्रेसिडेंट पर, अभी तक देखो इंडिया में किसी भी प्रेसिडेंट पर ना इम्पीचमेंट नहीं लगाया गया है, ठीक है। तो ये सबसे आपको सबसे ज्यादा अच्छे से ये याद रखना है कि अभी तक ऐसा कोई भी प्रेसिडेंट नहीं है जिसको इम्पीचमेंट लगाया गया है, यानी कि जिन्होंने संविधान का उल्लंघन किया हो और इस आधार पर उनको हटाया गया हो, तो ऐसा अभी तक इंडिया में नहीं हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which article of the constitution of india describes the roles and responsibilities of the council of ministers in the indian parliament। देखो यहाँ पे बात हो रही है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, वो उसके बारे में बताया गया है कि उनके जॉब, इनका जो रोल है उसके बारे में बताया गया है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो इनको मिलती है उनके बारे में बताया गया है। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल में कहा गया है, तो ऐसा कहा गया आर्टिकल 74, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आप इसको समझते हैं ना, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मंत्री परिषद बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी तो आप याद रखेंगे मंत्री परिषद बोलते हैं हिंदी में, मंत्री परिषद, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, एक मिनट, ठीक है। ये है आर्टिकल 74 का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लास्ट सब सेक्शन के on the education of children was added in 2002 as a part of the fundamental duties. The same amendment also introduced dash in the constitution। देखो बात हो रही है ना कि जो लास्ट सब सेक्शन के था ना उसको एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इसमें ऐड किया गया था 2002 में, एक सब सेक्शन था उसको के को उसको ऐड किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि सेम ना ऐसा ही एक अमेंडमेंट हुआ था, एक अमेंडमेंट भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था, तो कौन सा अमेंडमेंट था। तो देखो बच्चों से रिलेटेड बात हो रही है ना यहाँ पे, तो हम यहाँ से ऑप्शन के थ्रू ही देख सकते हैं कि बात हो रही है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन की, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा ना आर्टिकल 21A हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा आर्टिकल 21A है ना ये रिलेटेड है बच्चों के एजुकेशन के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 21A में क्या बताया गया है, 6 से 14 एज ग्रुप के जो बच्चे हैं ना उनको फ्री एजुकेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर आर्टिकल 21A ये हमारा करेक्ट आंसर था। अब देखो क्या हुआ था ना 1976 में ना इमरजेंसी के टाइम में, वैसे 1975 में लगी थी इमरजेंसी, तो इमरजेंसी के टाइम में ना जो 42nd नंबर का अमेंडमेंट हुआ था ना उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था, और जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज आता है हमारे पार्ट नंबर 4 में।
और स्टार्टिंग में ना क्या होता कि जो 10 है ना, 10 एसेंशियल ड्यूटीज है जो हमारे कर्तव्य हैं, उनको आर्टिकल 51 में ऐड किया गया था। फिर क्या हुआ था 2002 में ना, जब हमारे जो पीएम थे ना अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके टाइम में 11th नंबर का जो है ना इसको ऐड किया गया था। तो देखो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है, 11 है। एक मिनट, टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या है 11। पहले 10 था, उसके बाद एक बढ़ के ये 11 हो गया। ठीक है, लिखने में नहीं बनता ये। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और क्या याद रखना है, 21A, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि 6 से 14 साल के बच्चों के बीच बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी इफ she feels that there is a ग्रेव थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ कंट्री। देखो बात हो रही है ना इमरजेंसी की, कि जो प्रेसिडेंट है ना, जो अगर उसको लगता है कि हमारे भारत को खतरा है, इंडिया को खतरा है, किसी कोई सिक्योरिटी रीजन से या किसी अदर रीजन से भी, तो वो क्या होता है कि वो इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है, इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता है। तो जो इमरजेंसी है ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में बताया गया, तो इमरजेंसी को बताया गया 352 में। ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा। तो क्या याद रखना है, 352 में हमारा क्या है, इमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे इमरजेंसी के बारे में बताया कि इमरजेंसी को डिक्लेयर कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, और इसको पढ़ सकते हैं सिर्फ आप, बाकी आपको सिर्फ इमरजेंसी का याद रखना है। ठीक है, तो देखो हमने ना 10 क्वेश्चन की सीरीज को कंप्लीट कर ली है, और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। और अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आपके लिए बेटर होगा कि आप इस सीरीज से जुड़ ही जाइए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।